अभी तक हमने देखा था कि प्लेटो ने किस प्रकार के, प्लेटो में जो ज्ञान की इकाई है, ज्ञान का स्रोत है, उसकी बात प्लेटो ने कैसे किया और किस तरह से उसने समझाने की कोशिश की थी। अब थोड़ा सा आगे देखो, सवाल ये उठता है कि प्लेटो में जो आइडियाज है, जो एसेंस है, उसकी थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने कहा था पिछले क्लास में कि आपको प्लेटो का जो आइडिया है वो रहता है दूसरे लोक में, दूसरी दुनिया की बात करता है, उस प्रकार से उसको समझाने की कोशिश भी वो कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि प्लेटो कहता है कि देखो, जो आइडिया है वो हमारे मन में, जो है आइडिया हमारे मन में नहीं रहता। तो भाई सवाल उठा कि फिर आइडिया जब हमारे मन में नहीं रहता तो फिर आइडिया रहता कहाँ है? ये तो प्लेटो को जवाब देना पड़ेगा। तो प्लेटो कहता है कि देखो, आइडिया हमारे मन में नहीं रहता और इस दुनिया में भी नहीं रहता। जिस अलौकिक सत्ता की जो बात करें, जिस दुनिया में हम लोग आप लोग रहते हो, उस दुनिया में भी प्लेटो कहता है कि नहीं रहता आइडिया। कहता है कि जैसे हमारी दुनिया में वस्तुएं रहती हैं, ठीक उसी तरह वह भी अपनी एक अलग दुनिया में रहती हैं। जिस वर्ल्ड में हम और आप रहते हो, हमारे यहाँ जिस तरह से वस्तुएं रहती हैं, वो कहता है कि उसी तरह से उनकी भी एक दुनिया है जहाँ पे वे रहती हैं, आइडिया वहां रहती हैं, करते हैं। ये बात प्लेटो कहता है। यानी आइडिया की अलग दुनिया और वस्तुओं की अलग दुनिया। आइडिया ये एक अलग दुनिया और वस्तु ये एक अलग दुनिया। दोनों अलग दुनिया है, दो अलग अलग वर्ल्ड है। ध्यान से समझना, मैं चीजों को समझा रहा हूँ क्लियरिटी के साथ समझना, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कहा इसने कि एक दुनिया है जो आइडिया की दुनिया है, जहां आइडिया रहती हैं। एक दुनिया वह है जहां वस्तुएं रहती हैं। तो वस्तुएं रहती क्या है? हमारी दुनिया में, जहां हम आप हो। तो यहाँ पे वस्तुएं हैं, लेकिन वस्तुओं की आइडिया एक दूसरी दुनिया में रहती है। ठीक उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार हमारी दुनिया में वस्तुएं रहती हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरी दुनिया में वो आइडियाज रहती हैं। यदि वस्तु को हम ज्ञान का इकाई मान लें, ठीक है, मान लो तुम कि वस्तु को ज्ञान का इकाई मान लो, अब बताओ तो क्या हम नैतिकता की व्याख्या कर पाएंगे? जैसे किसी वस्तु को, जैसे कोई भी वस्तु तुम्हारे सामने होता है, मान लो कलम है, पेन है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी है, इसकी तुम व्याख्या कर ले रहे हो। मान लो मुझे ईमानदारी की व्याख्या करनी है, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की मुझे व्याख्या करनी है। हम कैसे करेंगे? ऑनेस्टी कोई वस्तु तो नहीं है। साहस की व्याख्या करने की, साहस कोई वस्तु तो नहीं है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि यदि वस्तुओं को ज्ञान की इकाई मान लिया जाए तो नैतिकता की व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी तो कोई वस्तु है नहीं कि तुम उसको एक्सप्लेन कर दोगे। वस्तु को देखे, वस्तु से ज्ञान होता है तो वस्तु देख के तुम्हें ज्ञान हो गया, लेकिन ईमानदारी तुम कैसे देखोगे? वो कोई वस्तु तो है नहीं। इसलिए यदि हम ज्ञान की इकाई वस्तु को मान लेंगे तो उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। यानी आपको यदि कहना हो कि प्लेटो के दर्शन में वस्तु को हम ज्ञान का इकाई क्यों नहीं मान सकते, यदि आप वस्तु को ज्ञान की इकाई मान लेते हो तो तुम ईमानदारी की व्याख्या कैसे करोगे? तुम साहस की व्याख्या कैसे करोगे? तुम धैर्य की व्याख्या कैसे करोगे? ये सब कोई वस्तु तो है नहीं कि तुम उसकी व्याख्या कर पाओगे। यानी यदि हम ज्ञान की वस्तु को ज्ञान का वस्तु मान ले, ज्ञान की इकाई वस्तु को मान ले, तो हम इन सब चीजों की व्याख्या नहीं कर सकते। और यदि ज्ञान की इकाई मानसिक संपर्क है, ध्यान से समझिए, और यदि ज्ञान की इकाई मानसिक संपर्क है तो भी मान लिया जाए, तब भी तुम इसकी व्याख्या नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम मानसिक संपर्क मान लोगे तो क्या होगा, फिर तुम्हारे अनुसार अलग होगा इंफॉर्मेशन, किसी और के अनुसार कहीं और होगा, आत्मनिष्ठ हो जाएगा। और जब चीजें आत्मनिष्ठ हो जाएंगी तो एक रूपता नहीं होगी,
और ज्ञान का एक क्वालिटी है, ज्ञान की एक विशेषता है कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, ज्ञान सार्वभौमिक होना चाहिए, ज्ञान निश्चित होना चाहिए। जब चीजें आत्मनिष्ठ हो जाएंगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है, उसमें सार्वभौमिकता नहीं रहेगी, हमारा ज्ञान अलग तुम्हारा ज्ञान अलग, फिर हम कैसी चीज को कैसे बात करेंगे। दूसरा, विज्ञान को भी समझना मुश्किल हो जाएगा, गणित को भी समझना मुश्किल हो जाएगा, नैतिकता को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लेटो कहता है कि देखो ऐसा है कि ज्ञान की ऐसी इकाई हमें ढूंढना चाहिए जो सबकी व्याख्या कर सके। ऐसा कोई ज्ञान की इकाई ढूंढो जो सबकी व्याख्या कर पाए, और जब सबकी व्याख्या कर पाए, इसलिए प्लेटो कहता है कि जो इकाई जो मानने की बात कर रहा है कि कहता है कि मेन इकाई प्रत्यय है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो मेन है वो मेन इकाई तुम्हारा प्रत्यय है। इस प्रत्यय को यदि तुम रखते हो, इस प्रत्यय को देखोगे तो इससे तुम सभी की व्याख्या कर पाओगे, इस प्रत्यय से तुम सभी ज्ञान की व्याख्या कर पाओगे, व्याख्या कर पाओगे। ईमानदारी को समझने के लिए हमें ईमानदारी का सार समझना होगा, ठीक है, क्योंकि ईमानदारी भी कोई सार तो होना चाहिए। साइंस के नियम को समझने के लिए एक सार होगा, उसी तरह से जिसमें साइंस की सारी व्याख्या कर दे, उसी तरह से सार का कोई आइडिया का ज्ञान का स्रोत मानना हमें चाहिए। सार को आप आइडिया का प्रत्यय का ज्ञान का स्रोत हमें मानना चाहिए, क्योंकि सार हर चीज की होती है। उस सार को यदि आप समझ गए तो आप ज्ञान की व्याख्या कर लेंगे। तो प्लेटो अपने दर्शन में ही चाहता है कि जिस तरह से प्लेटो अपने दर्शन में ही चाहता है कि जो ज्ञान का स्रोत है वो प्रत्यय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे तुम सारी चीजों की व्याख्या कर लोगे, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई सार होती है। देखो, आइडिया न तो मानसिक है और देशकालिक भी नहीं है, इसलिए हमारी दुनिया में वो रह नहीं सकता। यदि आइडिया को हम अपनी दुनिया में रखते तो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? कि आइडिया पहली बात तो मानसिक है नहीं, आइडिया मानसिक नहीं है। दूसरा, देशकालिक भी नहीं है, देशकालिक नहीं है, इसलिए आइडिया हमारी दुनिया में नहीं रह सकता। इसलिए इस आइडिया को, इस प्रत्यय को कहाँ रखना पड़ेगा? तुम्हें दूसरी दुनिया में रखनी पड़ेगी। ये बात प्लेटो करता है। मन में रखोगे तो मानसिक बन जाएगा, और जब चीजें मानसिक बन जाएगी तो फिर उसमें सार्वभौमिकता और निश्चितता होगी नहीं। दूसरा, यदि दुनिया में रखोगे तो देशकालिक बन जाएगा, और देशकाल कैसी है हमारी दुनिया? हमारी देशकाल की दुनिया कैसी है? हमारी देशकाल की दुनिया नश्वर है, हमारी देशकाल की दुनिया नश्वर है। तो वो नश्वरता आ जाएगी। जो अनश्वर की बात करते हो कि आइडिया नश्वर है, तो उसका नश्वरता खंडित हो जाएगी, वो नश्वर हो जाएगी। तो सवाल यही है कि प्लेटो का प्रत्यय अनश्वर है, इसलिए इसे और कहीं हमें रखना पड़ेगा। और इसलिए प्लेटो कहता है कि देखो, एक दुनिया वस्तुओं की दुनिया है, एक दुनिया प्रत्ययों की दुनिया है, दोनों दुनिया अलग है। क्योंकि जो हमारा आइडिया है, जो हमारा प्रत्यय है, वो अनश्वर है, और अनश्वर चीजों को यदि हम इस देशकालिक दुनिया में रखेंगे तो सवाल यह प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि वो भी नश्वर हो जाएगा, जबकि हमारा आइडिया कैसा है? अनश्वर है। इसलिए एक दुनिया वस्तुओं की और एक दुनिया किसकी होगी? एक दुनिया आइडिया की होगी। अब सवाल ये उठता है कि चलो हम तो समझ लिए कि सार क्या है, सार क्यों क्यों रखा गया। यदि तुमसे कोई पूछे, कोई सवाल तुमसे ये करे कि एक बात बताओ, आखिर प्लेटो को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे अपनी आइडिया को दूसरी दुनिया में रखने पड़ा? तो तुम वहां कह सकते हो कि प्लेटो ने आइडिया को दूसरी दुनिया में इसलिए रखा ताकि उसकी ओर अनश्वरता बचा सके। ठीक है, अनश्वरता बचाएगा इसलिए क्योंकि आइडिया का एक विशेषता है, सार का एक विशेषता है कि वो नश्वर नहीं है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और यदि इस देशकालिक दुनिया में हम रख देंगे तो वो नश्वर हो जाएगा। दूसरा, हमें मानसिक से भी बचाना है, क्योंकि जो चीजें मानसिक हो जाए फिर वो आत्मनिष्ठ हो जाएगा, फिर उससे निश्चितता नहीं रहेगी, सार्वभौमिकता नहीं रहेगी। इस कारण से भी उसे दूसरी दुनिया में रखना पड़ा। अब बताओ, सवाल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि सपोज कीजिए, जो देश काल की जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम और आप रहते हो, आइडिया रहती कहाँ है? आइडिया रहती है
देश काल से परे, और आइडिया रहती है देश काल से परे, और हम रहते हैं देश काल दुनिया में। तो सवाल ये उठेगा कि भाई फिर ये मनुष्य जो है इसको ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान कैसे होता है। हम तो इस दुनिया में, हम इस देश कालिक दुनिया में हैं, पढ़ते इस देश काल से परे है, तो हमें इसका ज्ञान कैसे होगा। ये एक सेंट्रल क्वेश्चन यहाँ पे उठता है प्लेटो के दर्शन में। अब इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। एक बात बताओ, अभी तक हमने तुम्हें पढ़ाया कि ज्ञान की इकाई क्या होती है, हमने तुम्हें बताया कि ज्ञान की कसौटी, प्रत्यय के बारे में बताया, एसेंस के बारे में बताया, तुम्हें आइडिया के बारे में बताया हमने कि ज्ञान की कसौटी है, निश्चित होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए, ये सारी ज्ञान की कसौटी थी। दूसरा हमने बताया कि जो प्रत्यय है वो देश काल से परे, इंद्रियों से परे है, अनश्वर है, शाश्वत है, ये भी बात करी गई। अब बताओ, ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान के समस्याओं पर विचार करते, यानी ज्ञान किसको हमें मानना चाहिए, ज्ञान की कसौटियां क्या हैं, और ज्ञान का स्रोत क्या है। तो इस प्रकार से हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है पिछले क्लास या आज के क्लास से? नो सर, ठीक है। अब देखो समस्या क्या है। मनुष्य रहता है देश काल में, और इस दुनिया का निवास है जिसमें हम तुम रहते हैं। तो उसे उस देश काल से परे वाली प्रत्येक जगत के प्रत्ययों का ज्ञान कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सेंट्रल क्वेश्चन है प्लेटो में यहाँ पे, कि भाई जब तुम कह रहे हो कि वस्तुएं इस दुनिया में रहती हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में वस्तुएं रहती हैं, और एक दुनिया और है जहां प्रत्यय रहता है, तो फिर हमें इसका ज्ञान कैसे होता है, यहाँ कैसे हम जानते हैं। हम तो हर वस्तु को जानते हैं, अब तुम कह रहे हो कि इसके साथ तो दूसरी दुनिया में रहता है, तो ये जुड़ता कैसे। देखो, ज्ञान की प्रक्रिया से इस समस्या का सलूशन तुम कर सकते हो, क्योंकि देखो कैसे देश काल में रहने वाले मनुष्यों को देश काल से परे जो प्रत्यय है उसका ज्ञान होता है, वो चीज को हमें देखना होगा। जैसे मान लो मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, मैं मान लो पृथ्वी की बात कर रहा हूं, तो पृथ्वी हमें कैसी प्रतीत होती है। पृथ्वी तो हमें स्थिर प्रतीत होती है। हम यदि पृथ्वी पे हैं तो हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है ना कि भाई पृथ्वी जो है स्थिर है, पृथ्वी तो मूव ही नहीं कर रहा है। लेकिन क्या वास्तविकता में पृथ्वी स्थिर है? तुम्हें पता है कि पृथ्वी क्या करते हैं, अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है, सूर्य का परिक्रमा कर रही है, दिन रात भी हो रहे हैं, उसके घूर्णन के कारण ही दिन रात हो रहे हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है उसके मूवमेंट के कारण। लेकिन हमें पृथ्वी प्रतीत कैसा हो रहा है? हमें तो पृथ्वी स्थिर प्रतीत हो रहा है। हमें तो नहीं लगता है कि हम आज आज पूरब में है, हमारे घर का दरवाजा पूरब में है तो कल पश्चिम में हो जा रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। लेकिन आपको प्रतीत कैसा हो रहा है? स्थिर। लेकिन वास्तविकता कैसी है? पृथ्वी की वास्तविकता है कि वो स्थिर नहीं। यानी हमें जो दिख रहा है वो रियलिटी में है नहीं। हमें दिख रहा है कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन वास्तविकता है कि पृथ्वी घूम रही है, स्थिर है ही नहीं, अस्थिर है पृथ्वी। ध्यान रखना कि प्लेटो एक ऐसा इंसान है जो कहता है कि जो तुम देख रहे हो वो रियल नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो वास्तविक नहीं है। एक्चुअली जो तुम देख रहे हो वो वास्तविक है नहीं, जो है वो तुम्हें दिख नहीं रहा। प्लेटो ही ऐसा एक दार्शनिक है जो इस बात को उठा रहा है कि जो चीजें आपको दिख रही हैं वो एक्चुअली है नहीं, ठीक है, बल्कि उसके पीछे जो है उसको देखो। कह रहा है कि तुम ये मत देखो कि जो जो तुम्हें दिख रहा है वो है नहीं एक्चुअली, इसलिए तुम वो मत देखो, उसके पीछे देखो, मतलब उसे पीछे के तर्क को देखो। तुम तो देख रहे थे कि दुनिया तो पृथ्वी तो स्थिर है, लेकिन रियलिटी में तुम्हें बाद में पता चला कि पृथ्वी तो स्थिर है ही नहीं, जबकि हमें तो स्थिर दिख रही है। जो दिख रही है वह तो बदल जाएगी। कहता है कि जो दिख रही है वो बदल जाएगी। तुम्हें दिख रहा है स्थिर है, वो स्थिर नहीं रहेगी, अस्थिर है। कहता है कि एक बात बताओ, इन परिवर्तनशील, ये जो परिवर्तनशील वस्तुएं हैं,
से क्या तुम निश्चित ज्ञान ढूंढ सकते हो? परिवर्तनशील वस्तुओं से तो निश्चित ज्ञान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुएं तो परिवर्तनशील है, तो ज्ञान भी परिवर्तनशील होना चाहिए। हजारों पहाड़ देखते हो तुमने हिमालय भी देख लिया, तुमने एंडीज भी देख लिया, बहुत सारे पहाड़, हजारों पहाड़ देखे, और तुम जान पाए कि ये पहाड़ क्या है। जबकि यदि पहाड़ बनने का तुम नियम ढूंढ लो तो सारे पहाड़ों के बारे में जान जाओगे। तुम 50 पहाड़ देखे, तुमने बोला कि पहाड़ है, लेकिन यदि तुमने पहाड़ बनने का नियम ढूंढ लिया तुम सभी पहाड़ों को जान जाओगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना क्लास में कि देखो तुम कंसेप्ट को समझ जाओगे, तुम्हारे लिए कोई भी प्रश्न टफ नहीं होगा, क्योंकि यदि तुम्हें कंसेप्ट पता है तो तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न लाए जाएंगे वो तुमको बना लोगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें प्रश्न है, इसका आंसर लिखवा दीजिए। अरे भैया, वो प्रश्न देख करके वो आंसर कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन यदि बदल जाए तब क्या करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम कंसेप्ट समझ जाओ, उस प्रश्न को जो लिखा जा रहा है, जो मेंस के क्वेश्चंस तुम्हें दिए जाएंगे, उस प्रश्नों के लिखने के तरीके तुम्हें पता चल जाए, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए, तो फिर तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न आएंगे तुम उसको डिकोड कर लोगे, तुम उसको लिखने में सक्षम हो जाओगे। ठीक वही प्रकार प्लेटो कर रहा है, कह रहा है तुम पहाड़ को 10 पहाड़ 100 पहाड़ देखने के बाद तुमने बोल दिया पहाड़, ये पहाड़ है, ये पहाड़। लेकिन यदि तुम पहाड़ बनने के नियम को समझ जाओ, पहाड़ बनने के नियम को तुम ढूंढ लो, तो सारे के सारे पहाड़ों के बारे में तुम जान जाओगे। ध्यान रखना, प्लेटो चाहता है परंपराओं से बाहर आना। वो एक तरह से तुम कह सकते हो कि प्लेटो चाह रहा है, यदि प्लेटो ना होता तो मानव का जीवन कैसा होता? जो 10 लाख साल पहले हम लोग जी रहे थे, आज भी हम उसमें जीते रहते, क्योंकि हमें जो दिखता है वही हम उसी को हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। हम उस चीज को समझ नहीं पाते या हम समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो एक चीज तो तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्यों प्लेटो कहता है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बनने के नियमों को समझो, न कि जो तुम्हें दिख रहा है उसको तुम मानो ज्ञान। ये जो दिख रहा है उसको ज्ञान नहीं मानने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है वो तुम्हें दिख तो रहा है स्थिर, लेकिन वास्तविकता में तो परिवर्तनशील है। और यदि तुमने इसको ज्ञान का स्रोत माना, यदि तुमने इसको ज्ञान का साधन मान लिया, तो तुम्हारा ज्ञान में कभी निश्चितता तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अब परिवर्तनशील वस्तुओं से परिवर्तनशील ज्ञान होगा ना, निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। निश्चित ज्ञान के लिए निश्चित स्रोत भी तो होना चाहिए, क्योंकि स्रोत बदलेगा तो ज्ञान भी बदल जाएगा। तो उसी प्रकार वो कहता है कि आप पहाड़ों को समझो। आपने 10-20 पहाड़ देख लिया, आपने कहा कि पहाड़ है, इससे मत समझिए कि पहाड़ है। आप समझने की कोशिश कीजिए पहाड़ के बनने के पीछे का कारण नियम क्या है। यदि आप नियम को समझ लेते हो तो आप सारे के सारे पहाड़ों को समझ जाएंगे। क्लियर? यानी प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि यही आत्मा मनुष्य के शरीर में आती है। आत्मा जब मनुष्य के शरीर में आती है तो जन्म के समय तो आपने 7 जन्म से ही प्रत्ययों का ज्ञान लेके आती है, क्योंकि आत्मा कैसा अनश्वर है, और आत्मा भी उसी लोक में रहती है जहां प्रत्यय रहते हैं। तो कहता है कि यही आत्मा मनुष्य के जो शरीर है, वो मनुष्य के शरीर में जब ये आत्मा इंटर करती है जन्म के समय, उस समय अपने साथ प्रत्ययों को साथ साथ लेके आती है, जन्म से ही प्रत्ययों को लेके आती है। यानी हमारी आत्मा कैसी हुई? हमारी आत्मा जो अनुभववादी कहते हैं टेबुला रासा वाला बात नहीं है, कहता है कि हमारा आत्मा टेबुलर ऐसा नहीं है, ब्लैंक स्लेट नहीं है कि जो मन में आएगा वो लिखते जाओगे, ऐसा ज्ञान होते जाएगा। ये कहता है जन्म से ही इसमें प्रत्यय यानी ज्ञान भरा होता है। आत्मा में जन्म से ही प्रत्यय का ज्ञान होता है, और गणित, नैतिकता, जो भी चीजें हैं इसको सीखनी है, उसकी क्षमता उसमें पहले से मौजूद होती है। ये क्या मान रहा है प्लेटो? प्लेटो मान रहा है कि सारा का सारा प्रत्यय मनुष्य के मन में जन्मजात होता है, न कि अर्जित होता है। अनुभववादी क्या करते हैं? अर्जित ज्ञान। ये अर्जित ज्ञान की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर क्षमता है साइंस को समझने का, तुम्हारे अंदर क्षमता है नैतिकता को समझने का, तुम्हारे अंदर क्षमता है गणित को समझने का।
ये ऑलरेडी पहले से ही तुम्हारे अंदर फिक्स्ड है, तुम अर्जित नहीं कर रहे हो। यानी जो सवाल हमने शुरू में कहा था कि एक समस्या यहाँ उत्पन्न होगी कि जब वस्तुएं दुनिया में रहती हैं और प्रत्येक दूसरी दुनिया में रहती है, उनका संबंधों का निर्धारण कैसे हो, कैसे वो जान सकते हैं, कैसे हम जानते हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये सारे जो प्रत्यय इनका ज्ञान आत्मा लेकर के अपने साथ आती है जब व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय से। यानी ये कहना चाहता है कि देखो व्यक्ति के अंदर में, मनुष्य के अंदर में प्रत्ययों का ज्ञान जन्मजात होता है, ये अर्जित नहीं करते हैं। ये टेबुला रासा की तरह नहीं है कि जैसे जैसे जिस चीज का तुम्हें अनुभव होता जाएगा वैसे वैसे ज्ञान तुम अर्जित करते चले जाओगे। इस बात को ये निग्लेक्ट करता है। क्लियर? यानी आत्मा प्रत्येक जगत से सारा ज्ञान लेके आती है। और प्रत्येक जगत कैसा है? देश काल से परे। देश काल में है नहीं, उसे उसमें नश्वरता आएगी नहीं। तो देश काल से जब परे हो गई प्रत्यय, प्रत्यय जब देश काल से बाहर है तो आत्मा अपने साथ उन प्रत्ययों का ज्ञान लेके आते। लेकिन अब सवाल ये उठता है, कहता है कि लेकिन प्रत्येक जगत से अलगाव होने के कारण, समझ जाओ, प्रत्येक जगत से अलगाव, विच्छेद होने के कारण प्रत्यय का ज्ञान धुंधला हो जाता है। अब समझो इसको, कैसे समझो। वो कह रहा है कि अच्छा एक बात बताइए, जब वो प्रत्यय दुनिया में आत्मा रहती है, उसके साथ ही प्रत्यय है, उसके साथ ही ज्ञान सारा है, तो यहाँ आती है तो उसको तुरंत पता क्यों नहीं चल जाता? तो कहता है कि देखो जब वहां से वो अलग होती है ना आत्मा, तो उनका जो ज्ञान होता है उसके अंदर वो धुंधला हो जाता है, धुंधला धुंधला टाइप का, और धीरे धीरे उसको वैसी वैसी परिस्थितियां बनने लगती है, उसको वो ज्ञान होता है। यानी वो कहता है कि जब आत्मा यहाँ आती है, किस दुनिया में? वस्तुओं वाली दुनिया में, तो कहता है उसकी सारी की सारी सामना जो होता है ढेर सारे मनुष्यों से होती है। मान लो मनुष्य का ज्ञान है, उसको प्रत्येक मनुष्य का है, उसके पास मनुष्यत्व है का ज्ञान है उसे, तो कहा कि बहुत सारे मनुष्यों को वो देखती है, बहुत सारे मनुष्यों से उसको टकराव होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि आत्मा कह लो तुम या बुद्धि कह लो, बुद्धि के पास यह क्षमता होती है अमूर्तीकरण करने की क्षमता होती है। यानी अमूर्तीकरण करके वो क्या कर लेता है, वो एक साथ जिस बैठे हुए सभी मनुष्यों में से एक सार निकाल लेता है। तो सार क्या है? मनुष्यत्व। तो बुद्धि के पास ये क्षमता है अमूर्तीकरण करने का। और अमूर्तीकरण क्या करता है कि विशेषताओं से को अलग करके सार को निकाल लेना, और ये काम हमारी बुद्धि करती है, यानी आत्मा हमारी करती है। तो इस तरह से उसने कहा कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद कैसे उनको ज्ञान होता है। क्योंकि शुरू में आती हैं तो चीजें तो पहचान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो धुंधला होता है, विच्छेद अलगाव होने के कारण, और धीरे धीरे वो चीजों का हमारी बुद्धि के पास यह क्षमता है कि हम अमूर्तीकरण का मतलब होता है कि विशेषताओं में से सार को निकालना। सारे मनुष्यों को देखा, काला मनुष्य, गोरा मनुष्य, मोटा पतला काला, सब देखा, उसमें से कॉमन सार निकाल दिया कि मनुष्य है। उसी तरह से बहुत सारे गायों को देखा, कोई सफेद है, कोई काली है, कोई भूरी है, कोई लाल है, तो उन गायों में से गौतत्व को निकाल लिया। तो ये बुद्धि के पास ऑलरेडी ये क्षमता है, ये क्षमता होने के कारण वो इसमें से सार को निकाल लेता है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। एक बात बताओ, इस प्रकार तुम क्या देखते हो? इस प्रकार तुम देखते हो कि प्लेटो का सारा ज्ञान कैसा है? जो ह्यूमन नॉलेज वो रिकलेक्शन है, वो कलेक्ट कर रहा है, वो नया नहीं है उसके पास, वो रिकलेक्शन कर रहा है। प्लेटो कहता है कि सारा ज्ञान हमें पहले से होता है, केवल और केवल अनुकूल परिस्थितियां जब उत्पन्न होती हैं होने पर सारा ज्ञान हमारा प्रकट हो जाता है। हमें कोई नया ज्ञान नहीं होता, हमारा रिकलेक्शन ऑफ द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में रिकलेक्शन ऑफ नॉलेज है, हम रिकलेक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, हमें कोई नया नॉलेज नहीं हो रहा है, ये सब ऑलरेडी है। बस परिस्थितियां ऐसे अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमें क्या हो जाता है, हमें उसका ज्ञान प्रकट हो जाता है। यानी जब आत्मा प्रत्ययों से टकराती है तो उनका अमूर्तीकरण करती है, अमूर्तीकरण करेगी तो उसमें से विशेषताओं को अलग करेगी, उसमें से सार को निकालेगी, और जब वो सार को निकालेगी, जिसका सार होगा उसी के नाम से उस वस्तु को पहचान लेगी। अब जो हमने पिछले क्लास में बोला था, शुरू में भी बोला था कि कैसे दो दुनिया है, एक दुनिया वस्तुओं की और एक दुनिया प्रत्ययों की,
परतें परतों की दुनिया में रहती हैं, आइडिया परतों की दुनिया में रहती है, दूसरी दुनिया में रहती है, वस्तुएं दूसरी दुनिया में रहती हैं, तो फिर हमें उसका ज्ञान कैसे होता है, ये प्रोसेस है ज्ञान होने का। प्लेटो इस प्रकार से समझाता है कि छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो तुम लोग अपने गाँव 10-20 साल से गए ही नहीं, ठीक है, और 20-25 साल बाद हो सकता है बुढ़ापा उढ़ापा में गए गाँव, बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना। मान लो गए, सबका घर वर बदल गया, चेंज वेंज हो गया, बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े बड़े हो गए सबके। तुम जाते हो वहां, कुछ चीजों को पहचान नहीं पाते हो शुरू शुरू में, धीरे धीरे थोड़ा सा याद करोगे ना तो चीजें फिर तुम्हें याद आने लगती है, अच्छा ये चीज है, ये चीज है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? मान लो 10 साल पहले कहीं गए थे और 10 साल बाद अब जा रहे हो, तो बहुत सारा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन बहुत सारे जगहों पे हो जाएगी। तो उस केस में तुम लोग क्या करते हो, थोड़ा सा दिमाग को जोर डालते हो ना, तो चीजें तुम्हें याद आने लगती है। चलो मैं इसको छोटा सा मानसिक प्रत्यय के थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो कोई किताब तुमने पढ़ी, मान लो तुमने कोई फिजिक्स की, केमिस्ट्री की किताब 9th-10th में पढ़े थे, अब तुम लोग ग्रेजुएट हो गए हो, अब 9th-10th की किताब यूपीएससी के कारण पढ़नी पड़ रही है। अब जब पढ़ने जाते होगे तो शुरू में तो लगता होगा नया, लेकिन धीरे धीरे याद आ जाता होगा, यदि तुमने पढ़ी होगी पहले तो वो चीजें क्या होता है, रिकॉल कर रहे हो तुम, नया कुछ पढ़ने नहीं जा रहे, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बस हुआ क्या है, समय ज्यादा हो गया इसलिए वो धुंधला हो गया, वो चीजें भूलने लगे, लेकिन वो नया तुम नहीं कोई ज्ञान लेने जा रहे हो, वो ज्ञान तुमने ऑलरेडी क्लास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में लिया है। अब जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो उसका तो बात ही अलग है, लेकिन जिसने पढ़ा है वो ऑलरेडी ज्ञान लिया है, अब दोबारा वो पढ़ने जाएगा तो क्या करे, रिफ्लेक्ट ही तो कर रहा है वो। वही बात प्लेटो समझाता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ज्ञान जो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन है, हमें कोई नया ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि के पास क्षमता है कि हम गणित का ज्ञान समझ सकते हैं, हम नैतिकता को समझ सकते हैं, हम विज्ञान के समझ सकते हैं। ये हमारी बुद्धि में क्षमता है और ये जन्मजात क्षमता है। यानी जब आत्मा आती है तो जन्मजात प्रत्ययों का ज्ञान होता है आत्मा में। अब सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि प्लेटो के दर्शन में जन्मजात प्रत्ययों के ज्ञान से आप क्या समझते हैं। ये 3-4 लाइन यदि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस पे बेस्ड ऑन आगे जो क्वेश्चन होगा और आगे जो टॉपिक्स होगी उसको आप लोग समझ सकते हो। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं? नहीं सर। नहीं सर। फिर से एक बार सोच लो, फिर बाद में मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया था उस समय। सर क्लियर है ना? एक बार बस ये कि सर संप्रत्यय को कंसेप्ट बोलते हैं ना सर? हाँ, जी तब ठीक है सर। तो इस चीज को इस तरह से आप समझ सकते हो। और अब ये हुआ कि कैसे हम ज्ञान को जोड़ेंगे, कैसे इस दुनिया के जो वस्तुएं हैं उनको आगे का ज्ञान होता है, दूसरी दुनिया में जो पढ़ते हैं उसका संबंधों का निर्धारण कैसे हो रहा है, कैसे हम जान पाते हैं, ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखें। चलो छोटी अब एक काम करते हैं, अगला सेशन हम 5 मिनट के बाद फिर कनेक्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है सर।